हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम आपकी भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 7 की बात करने वाले हैं। नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं एवं सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो देखिएगा, अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल और वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, परिवहन के जो साधन है वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं: स्थल, जल और वायु। तो स्थल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए, स्थल परिवहन में एक तो सड़क परिवहन आता है, या फिर रेल परिवहन आता है, रेलगाड़ी के माध्यम से, या फिर पाइपलाइन के माध्यम से। अगर हम जल परिवहन की बात करें तो या तो आंतरिक जल परिवहन होता है, यानी कि कोई नदी वगैरह में या कोई स्थलीय भाग में ही कोई वाटर बॉडी है तो उसके अंदर। लेकिन समुद्री परिवहन होता है कि समुद्र के रास्ते किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वायु जो है, वायु में घरेलू विमान सेवा आती है और एक आती है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में सार्वजनिक प्राधिकरण आता है या फिर निजी विमान सेवा। निजी विमान सेवा में जैसे कोई अपना प्राइवेट जेट लेकर के यात्रा करे, और सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि कोई जो है सार्वजनिक माध्यम से यात्रा करे। तो ये हमने पढ़ा। तो बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के परिवहन की सहायता से भी संचार साधनों के विकास की सहायता से भी संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई और सामाजिक एवं सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु व जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा व इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों की बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार में परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। अब बात करेंगे हम एक एक करके। परिवहन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थल परिवहन को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थल परिवहन की। देखिएगा, यहाँ पर हम परिवहन में जो है सबसे पहले स्थल परिवहन को पढ़ेंगे। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल वाली प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पतनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें और इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। देखिए, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है और इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महामार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नंबर का है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। बात करते हैं जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर विभिन्न कलर में जो है अलग अलग कलर्स में सभी जो मार्ग हैं वो दिखाए गए हैं। येलो कलर में स्वर्ण चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना में के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। उसके बाद आती हैं सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है और ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची या पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः ये 12मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। बात करते हैं आगे रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं और लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। तो भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग उबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र में
क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी है, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। बात करते हैं पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों पर पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी और हानियां इससे लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद में मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से बिरमगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयला को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो देखिएगा, यहाँ पर विभिन्न मानचित्र में अलग अलग जो है सभी क्षेत्रों के जो है परिवहन क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद। गैस पाइपलाइन गुजरात में हाजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। चलिए, ये तो हमने पढ़ा स्थलीय परिवहन। चलिए अब बात करते हैं जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों के दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। दूसरा, सदिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। और केरल के पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल व चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर, नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार जो है 588 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिस पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरवन बराक, केरल का पश्चिम जल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ के कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया।
और ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला, जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक व खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट है इनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे हम। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क जो है निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुद्रेमुख कानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पतन है। यह एक लेगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। चलिए, इसके बाद देखते हैं पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर तुतिकोरन पतन है और यह प्राकृतिक पोताश्रय है। यहाँ इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि में भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत व समुद्र पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं वायु परिवहन। देखिएगा, आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलों, घने जंगलों में लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विभिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक जो है अभिगम्य बना दिया है। बात करते हैं आगे। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं से तथा अगम्य दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए, तो ये आप बता सकते हैं। चलिए, हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु तो विशेष प्रबंध किए गए हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले में गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार और जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार और तार आदि को संचालित करता है। कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान तक पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इनके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इसमें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से इसे जाना जाता है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है।
नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें व चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन क्षेत्र का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के वृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक और साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म और छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों में, गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों में होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, यानी कि हम आयात कम करें और निर्यात ज़्यादा करें। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयाम जो है वो असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों और सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन तथा संबंधित उत्पाद तथा कृषि और संबंधित उत्पाद हैं। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास से तो विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिएगा, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं चलिए वो पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर के प्रश्नोत्तर जो है वो देख लेते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? तो हमने पूरे चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे स्थान पढ़े, तो कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान हैं? तो दूरस्थ जो स्थान है हमें पता है कि सिलचर से पोरबंदर, तो ये हमारा आंसर सही होगा। चलिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो चलिएगा बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो विशाखापट्टनम हमने देखा। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली। एसटीडी किसे कहते हैं? तो देखिएगा, एसटीडी की फुल फॉर्म जो है सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग, ये है इसकी। देश का पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो देखिएगा, देश का पुराना कृत्रिम पतन जो है चेन्नई है।
निम्नलिखित में से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी का डाक समझा जाता है? तो कार्ड और लिफाफे को। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौकागम्य है? तो नौकागम्य जल मार्ग की बात की गई है यहाँ पर, तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। आगे देखते हैं, उत्तर दक्षिण गली द्वारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और त्रिवेंद्रपुरम को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मुख्य है? तो मार्मागांव मुख्य है। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? तो उत्तर पूर्वी राज्य द्वारा। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान करता है? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? तो राजमार्ग संख्या 1। अब 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिमी गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये हमने पहले ही प्रश्न में देखा था। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारत की पहली रेलगाड़ी जो है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। देश का पुराना कृत्रिम पतन चेन्नई है। सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 100 किलोमीटर यूँ और 100 किलोमीटर यूँ, इसमें सड़कों का कितना जो है कितनी लंबाई है उससे हम सड़क घनत्व कहते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन स्थलों के बीच नौगम्य है? तो ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। उत्तर दक्षिणी गलियारा जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय? तो देखिएगा, परिवहन का नया साधन है कौन सा? पाइपलाइन। पानी को घरों और खेतों में पहुंचाने के साथ साथ कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और प्राकृतिक गैस को गैस शोधनशालाओं और ताप विद्युत घरों तक पहुंचाया जाता है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के नियति के संदर्भ में प्रमुख पतन है? तो ये है मार्मागांव। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है? तो ये है कांडला पतन। और इसके ऊपर ये भी प्रश्न हमने देख लिया। चलिए, भारत के 2 अंतःस्थलीय जल मार्गों के नाम बताइए। अंतःस्थलीय जल मार्गों के नाम देखिए, तो पहली तो गंगा नदी के अंदर है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच, और ब्रह्मपुत्र नदी में है सदिया और धुबरी के बीच। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। बड़े शहरों में डाक संचार में तीव्रता लाने के लिए कौन कौन से मुख्य उपाय किए गए हैं? तो 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। राजधानी मार्ग, मेट्रो मार्ग, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया? तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में। अगले 3 से 5 अंक के प्रश्न हैं। जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो सिंपल सी बात है, स्वस्थ मनोरंजन करता है ये, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है, ज्ञानवर्धक होता है, खेल संबंधी कार्यक्रमों को इससे प्रसारित किया जाता है, दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का ये माध्यम है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। तो पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। समय की बचत होती है, बीच की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है, परंतु इनको चलाने की लागत बिल्कुल कम है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं आगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यह 6 लेन वाला महामार्ग होता है। यह भारत की मेगा सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यह मेगा सिटीज़ के बीच की दूरी और समय को कम करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, यानी NHAI के अधिकार क्षेत्र में। 3 रेलवे क्षेत्रों और उनके मुख्यालयों के नाम लिखे। तो देखिएगा, उत्तरी रेलवे क्षेत्र जो नई दिल्ली में है उसका मुख्यालय, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुंबई में और दक्षिणी का चेन्नई में है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिएगा, सड़क परिवहन रेल परिवहन से सबसे पहले प्रारंभ किया गया और निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक होती है, हमें घरों तक पहुंचाती है। पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और उबड़ खाबड़ स्थानों पर यह आसानी से बनाई जा सकती है। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। वायु परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, वायु परिवहन आरामदायक साधन है, सभी साधनों के मुकाबले सबसे फास्ट है, दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है, कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, बॉर्डर पर सेना के रखरखाव और भोजन सामग्री जल्द से इस माध्यम से पहुंच जाते हैं। सड़क परिवहन किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? तो देखिए,
लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती हैं। यातायात और यात्रियों के संख्या के अनुपात में जो सड़कें हैं वो अपर्याप्त हैं। बढ़ते हुए वाहनों के कारण सड़कें तंग और भीड़ भरी हैं। इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो है वो पर्याप्त नहीं है। रेलों के जाल के असमान वितरण के कारण लिखिए, तो सिंपल सी बात है, मैदानी भागों में निर्माण लागत और जो निर्माण में लागत कम और आसान है। पर्वतीय भाग में निर्माण कठिन और लागत अधिक होती है। मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है जिसके कारण रेलों का जाल बिछा है। मरुस्थलीय और पठारी भाग में औद्योगिक में कृषि कार्य विकसित न होने के कारण रेलों का घनत्व कम है। प्रशासकीय कारणों और सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे का विकास प्रभावित होता है। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 23.5% वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। देखिएगा, 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों के विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और राष्ट्रीय एकता को इससे बढ़ावा मिलता है। भारत की सड़कों पर उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो भारत की सड़कें जो है बेसिकली 5 प्रकार की हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ये 6 लेन वाला महामार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये राज्य महामार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। जिला मार्ग जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। सीमांत सड़कें, ये सीमा सड़क संगठन इनका निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के बीच होता है, बल्कि स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों और शहरों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, बल्कि इसमें देश की पूंजी उसी देश में रहती है। पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन स्थानीय व्यापार क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बात करते हैं आगे, परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, परिवहन और संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक हैं। देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जीवन आरामदायक और सुविधापूर्ण हो जाता है और सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों का पर चर्चा कीजिए। तो बेसिकली तो हमने देख लिया जनसंचार के साधनों से होने वाले जो जो लाभ हैं, और पाइपलाइन परिवहन के लाभ भी हमने देख लिए। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिएगा, ये प्रश्न भी देख लेते हैं। भारत में पर्यटन का क्या महत्व है? तो देखिए, पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। प्रत्येक वर्ष 26 लाख से अधिक पर्यटक भारत में आते हैं और लगभग 150 लाख व्यक्ति पर्यटन उद्योग में जुड़े हुए हैं। राजस्थान, गोवा, दक्षिण भारत के प्रमुख नगर पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। भारत में सड़क परिवहन के महत्व को 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो भारत सघन सड़क जाल वाले देशों में से एक है। माल परिवहन के लिए सर्वोत्तम होता है सड़क मार्ग। छोटी दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन और सस्ता और अच्छा साधन है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की 3 विशेषताएं, ये भी खैर हमने देख लिया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यह 6 लेन वाला महामार्ग है। मुख्य उद्देश्य देश की मेगा सिटीज़ के बीच में दूरी और समय को कम करना है। आगे देखिएगा, रेल परिवहन किन समस्याओं का सामना कर रहा है? कोई 3 समस्याएं बतानी थी हमें। तो यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं, ये सबसे पहले। तो रेल संपत्ति का नुकसान किया जाता है। दूसरा, रेल में चोरी की घटनाएं होती हैं। सिग्नल प्रणाली पुरानी होने के कारण दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्रों के नाम लिखिए। तो कोई भी 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्र नाम लिखेंगे, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, चेन्नई मीनामकम, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वायु परिवहन के महत्व को 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि यह परिवहन का बहुत ही आरामदायक साधन है। दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है, लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है और कम समय में दूसरे स्थानों पर जल्दी से पहुंचा देता है। सड़क परिवहन की 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यात्रियों की संख्या और मार्ग ढुलाई की अधिकता को देखते हुए सड़क जाल अपेक्षाकृत कम है। 50% सड़कें कच्ची हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं और सड़कें संकरी हैं तथा यातायात अधिक होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। राष्ट्रीय महामार्ग की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए।
तो ये महामार्ग एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाते हैं। इनका रखरखाव केंद्रीय सरकार की देखरेख में होता है। इनकी कुल लंबाई 52,000 किलोमीटर है। ये कुछ सड़कों की लंबाई का 2% है। रेलों के जाल के असमान वितरण के 4 कारण लिखे। तो देखिए, मैदानी भागों में रेलों का जाल अधिक है क्योंकि निर्माण लागत कम और निर्माण सुगम है। पर्वतीय भागों में लागत अधिक और निर्माण कार्य कठिन है। मरुस्थलीय और पठारी भागों में औद्योगिक और कृषि कार्य विकसित न होने के कारण रेलों का घनत्व कम है। मैदानी भागों में कृषि और औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल अधिक है। परिवहन और संचार के साधन मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। 4 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल साधारण सी बात है ये कि आवागमन का प्रमुख साधन परिवहन है। परिवहन के साथ देश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं जो परिवहन के साधन होते हैं। संचार मनोरंजन का साधन है और संचार संपर्क का भी एक प्रमुख साधन है। चलिए, इसी के साथ आपका जो अध्याय है वो पूरा होता है और इसी के साथ आपकी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है वह भी पूरी होती है। धन्यवाद।